जरा एक ऐसे परिवार के बारे में सोचिए जो बाहर से बहुत ही मतलब अमीर और साधन संपन्न दिखता है। हाँ, बिल्कुल। एक परफेक्ट लाइफस्टाइल वाली तस्वीर। सही कहा। उनके पास नई गाड़ियां हैं, एक बहुत बड़ा घर है और सोशल मीडिया पर अगर उनकी तस्वीरें देखें तो लगता है कि वे जीवन के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, देखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम उनके घर के अंदर झांकें तो पता चलता है कि ये सब मतलब ये सारा दिखावा दर्जनों क्रेडिट कार्ड्स पर बेहिसाब कर्ज लेकर किया जा रहा है। हाँ, और जाहिर है कि अब बैंक की नोटिस भी दरवाजे पर आने लगे होंगे। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में या यूं कहें कि आज की इस चर्चा में हम ठीक इसी सवाल की पड़ताल कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत की जो विकसित अर्थव्यवस्था वाली तस्वीर है वो भी कुछ कुछ ऐसी ही ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? अच्छा, तो आज 11 जून 2026 है और ये एक तरह से ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सत्ता में रहते हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, 12 साल का एक लंबा समय है। और चारों तरफ विज्ञापनों में नैरेटिव में सिर्फ विकसित भारत की गूंज है। लेकिन हमारे पास आज आरएमएन न्यूज की एक बेहद विस्तृत खोजी रिपोर्ट है। जिसे राकेश रमन ने लिखा है। जी हाँ, और इसका शीर्षक है नरेंद्र मोदी 12 years ऑफ मिस रूल एंड द इल्यूजन ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या ये विकास सिर्फ एक भ्रम है? आज का हमारा मिशन इसी रिपोर्ट के पन्नों में दर्ज उन आंकड़ों को डिकोड करना है और ये देखना है कि सरकारी पीआर मशीनरी और जमीनी हकीकत के बीच कोई अंतर है या नहीं। बिल्कुल। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं वही कहने वाला था। इस चर्चा की गहराई में उतरने से पहले हमें अपना रुख साफ कर देना चाहिए। हमारा काम यहाँ इस राजनीतिक बहस में कोई पक्ष लेना नहीं है। एकदम सही। देखिए, ये जो स्रोत सामग्री है, यानी ये जो रिपोर्ट है, वो वर्तमान सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की बहुत कड़ी आलोचना करती है। हमारा उद्देश्य बस निष्पक्ष रहकर उन आंकड़ों, अंतर्राष्ट्रीय सूचकों और सरकार इसके जवाब में जो तर्क देती है उन्हें सामने रखना है। बिल्कुल। हम सिर्फ ये डिकोड कर रहे हैं कि रिपोर्ट क्या कह रही है ताकि सुनने वालों को तस्वीर के दोनों पहलू समझ आ सके। हम किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ। क्योंकि इस रिपोर्ट की शुरुआत ही उस बिंदु से होती है जो मैंने अभी क्रेडिट कार्ड वाले उदाहरण में दिया था। हाँ। मेरा मतलब है राष्ट्रीय कर्ज। अर्थव्यवस्था का सबसे बुनियादी हिस्सा। हाँ, हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पर भारत बहुत मजबूत है, लेकिन रिपोर्ट के आंकड़े मतलब काफी चौंकाने वाले हैं। डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि 2014 में जब ये सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, तब देश का कुल राष्ट्रीय कर्ज लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए था। 55 लाख करोड़। ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार इन 12 सालों में इसमें 142.18 लाख करोड़ रुपए का भारी इजाफा हुआ है। एक मिनट, 142 लाख करोड़ की बढ़ोतरी। हाँ, और अब ये आंकड़ा 197 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। मतलब 2014 के मुकाबले कर्ज में 3.6 गुना की वृद्धि। ये तो बहुत बड़ा जंप है ना? अब जो लोग इस वक्त ये आंकड़ा सुन रहे होंगे उनके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम चारों तरफ नए हाईवेज, नए एयरपोर्ट और वंदे भारत ट्रेनें देख रहे हैं तो क्या ये कर्ज देश की संपत्तियों यानी एसेट्स का निर्माण नहीं कर रहा है? बिल्कुल यही सवाल। सरकार का दावा भी तो यही है कि ये सिर्फ कर्ज नहीं है बल्कि देश के भविष्य में निवेश है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि हम इस भारी भरकम कर्ज की उत्पादकता को कैसे मापते हैं, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी को। क्या मतलब है आपका? सरकार का तर्क अपनी जगह सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने से लंबी अवधि में फायदा होता है, लेकिन रिपोर्ट का विश्लेषण इसके आर्थिक तंत्र यानी मैकेनिज्म पर सवाल उठाता है। अच्छा। हाँ, जब कोई देश इतना बड़ा कर्ज लेता है तो उस कर्ज से इतना रेवेन्यू या रिटर्न पैदा होना चाहिए कि वो अपनी किस्तें आसानी से चुका सके, तभी तो अर्थव्यवस्था में असली तरक्की होगी। तो क्या वो रिटर्न नहीं आ रहा है? रिपोर्ट का दावा है कि नहीं आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कर्ज ज्यादातर अनुत्पादक जगहों पर या फिर सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाले ढांचों में जा रहा है। मतलब आम इकोनॉमी में वैसी ग्रोथ नहीं आ रही है जैसी आनी चाहिए। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें विदेशी निवेश के आंकड़ों में देखने को मिलता है। विदेशी निवेश? लेकिन मेक इन इंडिया अभियान तो पिछले 1 दशक से दुनिया भर में छाया हुआ है। हाँ, प्रचार तो बहुत है।
जिस तरह से नीतियां बनाई गई हैं, ऐसा लगता है कि विदेशी कंपनियां तो भारत में अपने प्लांट लगाने के लिए एकदम बेताब है। मैं तो यही सोच रही थी। कागजों पर और पीआर कैंपेन में ये वैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन रिपोर्ट यहाँ एक बहुत ही तकनीकी और महत्वपूर्ण अंतर को समझाती है। कैसा अंतर? सकल विदेशी निवेश यानी ग्रॉस एफडीआई और शुद्ध विदेशी निवेश यानी नेट एफडीआई के बीच का अंतर। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। इसे एक पानी की विशाल टंकी की तरह सोचिए। ग्रॉस एफडीआई वो पानी है जो ऊपर लगे एक बड़े पाइप से टंकी के अंदर आ रहा है। ठीक है, समझ गई। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025 में इस पाइप से आने वाले पानी में 13.7% की वृद्धि हुई और ये 81 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है, लेकिन नेट एफडीआई उस टंकी के तल में मौजूद वो विशाल छेद है जहां से पुराना पानी बाहर निकल रहा है। ओह, तो वो छेद कितना बड़ा है? रिपोर्ट बताती है कि ये नेट एफडीआई 96.5% गिरकर मात्र $353 मिलियन रह गया है। रुकिए एक मिनट, 96.5% की गिरावट? हाँ, 96.5%। ये तो मतलब पूरी की पूरी बाल्टी खाली हो गई। अगर ऊपर से इतना पैसा आ रहा है, तो नेट एफडीआई इतनी बुरी तरह कैसे गिर सकता है? ये पूंजी का पलायन कैसे हो रहा है? इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई रात के अंधेरे में सूटकेस में पैसा भर के बाहर भेज रहा है। तो फिर कैसे? रिपोर्ट के मुताबिक जो विदेशी निवेशक कई सालों से भारत में जमे हुए थे, वे अब भारतीय शेयर बाजार में आ रहे नए आईपीओ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। जब कोई नया आईपीओ आता है तो विदेशी निवेशक अपना पुराना हिस्सा भारतीय रिटेल निवेशकों को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं, अपना मुनाफा कमाते हैं और देश से बाहर निकल जाते हैं। अरे वाह, ये तो एक तरह का एग्जिट रूट बन गया है उनके लिए। बिल्कुल। रिपोर्ट का दावा है कि विदेशी निवेशकों ने इस तरह से अपना 51.5 अरब डॉलर भारत से निकाल लिया है। 51.5 अरब डॉलर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाइप से जितना नया पानी आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से पुराने निवेशक अपना पैसा लेकर उस छेद से बाहर निकल रहे हैं। तो ये बुनियादी रूप से भरोसे की कमी का संकेत है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों को सचमुच लगता कि आने वाले समय में यहाँ अपार संभावनाएं हैं, वे अपना पैसा यहाँ रोके रखते। हाँ, न कि मौका मिलते ही बाहर निकाल लेते। बिल्कुल। रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को जमीनी स्तर की नीतियों और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों में वो आर्थिक भरोसा नहीं दिख रहा है जिसका प्रचार किया जाता है। और इसका असर तो सीधा रोजगार पर पड़ता होगा। मेरा मतलब है, अगर विदेशी कंपनियां अपना पैसा निकालकर बाहर ले जा रही हैं, तो जाहिर है कि नए कारखाने और उद्योग उस रफ्तार से नहीं खुल रहे होंगे। एकदम सही। और अगर कारखाने नहीं खुल रहे हैं तो उन करोड़ों युवाओं का क्या हो रहा है जो हर साल डिग्रियां लेकर जॉब मार्केट में आ रहे हैं? जो कि हमें इस रिपोर्ट के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है, आम आदमी की अर्थव्यवस्था। और यहीं पर बड़े मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों का सीधा असर इंसानी जिंदगियों पर दिखता है। रिपोर्ट में 15 से 29 वर्ष के युवाओं के डेमोग्राफिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। ये तो वो उम्र है जब किसी भी देश के युवा सबसे ज्यादा ऊर्जावान और मतलब प्रोडक्टिव होते हैं। हाँ, लेकिन भारत में इस आयु वर्ग में भयंकर बेरोजगारी दर्ज की जा रही है। लाखों उच्च शिक्षित युवा या तो पूरी तरह से बेरोजगार हैं या फिर वे अपनी डिग्रियों से बहुत निचले स्तर का काम करने को मजबूर हैं। मैंने कई ऐसी खबरें पढ़ी हैं जहां पीएचडी पास युवा चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं। बिल्कुल। और रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि इस आर्थिक हताशा का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। किस तरह का प्रभाव? इसके कारण युवाओं में और कृषि संकट से जूझ रहे किसानों में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। आर्थिक दबाव बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। ये सच में बहुत परेशान करने वाली बात है, लेकिन यहाँ मैं एक बहुत बड़ा विरोधाभास देख रही हूँ जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। क्या विरोधाभास? देखिए, सरकार लगातार इस बात को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती है कि वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। हाँ, कोविड के बाद से ये योजना बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। श्रोताओं के मन में भी ये सवाल आ सकता है कि क्या हम इसे एक बहुत ही मजबूत सोशल सेफ्टी नेट, मतलब एक कल्याणकारी राज्य की महान सफलता माने, या फिर ये पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की कमी का सबूत है। बिल्कुल। आप इसे किस तरह से देखते हैं? मतलब रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? ये शायद इस पूरे आर्थिक मॉडल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। रिपोर्ट का लेखक इस मुफ्त राशन योजना को सफलता नहीं मानता। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट इसे एक भारी नाकामी के रूप में प्रस्तुत करती है। तर्क ये है कि यदि देश सचमुच 12 सालों में
एक विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है, अगर सच में अभूतपूर्व विकास हुआ है, तो देश की 60% आबादी आज भी अपने लिए 2 वक्त की रोटी खुद क्यों नहीं खरीद सकती? ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। यानी विकास ऐसा होना चाहिए था कि लोग राशन की कतारों से बाहर निकलकर सुपरमार्केट तक पहुंचते, न कि राशन पर हमेशा के लिए निर्भर हो जाते। बिल्कुल यही बात है। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार पैदा करने वाले मजबूत आर्थिक ढांचे का निर्माण करने के बजाय बहुसंख्यक आबादी को सरकारी खैरात पर निर्भर कर दिया गया है। और शायद इसीलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी रैंकिंग्स में भारत काफी पीछे है। हाँ, रिपोर्ट इन अंतर्राष्ट्रीय सूचकों का हवाला भी देती है। उदाहरण के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों की सूची में 102वें स्थान पर है। 102वां स्थान। और मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी भारत की स्थिति बेहद खराब है। ये हंगर इंडेक्स वाली बात मुझे हमेशा चौंकाती है। एक तरफ हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी रैंकिंग उन देशों के आसपास है जो गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। यही वो अंतर है जिसे ये रिपोर्ट उजागर कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त होने के सरकारी दावे का भी जिक्र है। कागजों पर तो ये दर्जा मिल चुका है ना? कागजों पर मिल चुका है, लेकिन रिपोर्ट दावा करती है कि जमीनी स्तर पर आज भी करोड़ों नागरिकों के पास पीने का सुरक्षित पानी और बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं मौजूद नहीं है। अगर हम एक पल के लिए रुक कर सोचें, अगर तस्वीर वाकई इतनी चिंताजनक है, मेरा मतलब है अगर अर्थव्यवस्था कर्ज के जाल में है, युवाओं में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है और 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर है, हाँ, तो कोई भी सरकार लगातार 12 साल तक इतनी मजबूती से सत्ता में कैसे बनी रह सकती है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। और यही सवाल हमें इस चर्चा के तीसरे और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से की ओर ले जाता है, भारत का लोकतांत्रिक ढांचा और संस्थाओं की स्थिति। अगर आर्थिक मोर्चे पर इतनी निराशा है, तो राजनीतिक मोर्चे पर इतनी सफलता कैसे? रिपोर्ट इसका उत्तर चुनावी और संस्थागत अखंडता के क्षरण में खोजती है। संस्थागत अखंडता का क्षरण मतलब इंस्टीट्यूशनल डैमेज? हाँ, वीडेम इंस्टीट्यूट जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं का हवाला दिया गया इस रिपोर्ट में। वीडेम क्या कहता है? वीडेम ने भारत के लोकतांत्रिक दर्जे को घटाकर चुनावी निरंकुशता यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कर दिया है। इसके साथ ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग बहुत निचले स्तर पर जा चुकी है। रुकिए, चुनावी निरंकुशता शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। भारत में तो बकायदा चुनाव होते हैं, करोड़ों लोग वोट डालते हैं। चुनाव तो होते हैं और सत्ता परिवर्तन भी होते देखे गए हैं राज्यों में, तो फिर इसे निरंकुशता कैसे कहा जा सकता है? इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना होगा। देखिए, वीडेम जैसी संस्थाएं सिर्फ उस एक दिन को नहीं मापती जिस दिन वोट डाले जाते हैं। अच्छा, तो वे और क्या देखती हैं? वे चुनाव से पहले के 364 दिनों का आकलन करती हैं। वे लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसरों की जांच करती हैं। रिपोर्ट का दावा है कि सत्ताधारी दल द्वारा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल चयनात्मक तरीके से हो रहा है, मतलब सिलेक्टिव तरीके से। मतलब इन एजेंसियों का काम विपक्ष के नेताओं, आलोचकों और स्वतंत्र मीडिया को डराना है, ताकि चुनाव से पहले ही उन्हें कमजोर कर दिया जाए। रिपोर्ट का ठीक यही तर्क है। जब विपक्ष के नेताओं को जांच में उलझा दिया जाता है, उनके वित्तीय स्रोत रोक दिए जाते हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला था। बिल्कुल, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी नीतियों के जरिए कॉर्पोरेट फंडिंग का एक बहुत बड़ा और असमान हिस्सा सत्ताधारी दल के पास जाता है। तो चुनाव तकनीकी रूप से तो होते हैं, लेकिन मुकाबला बराबरी का नहीं रह जाता। एक टीम को मानो ढलान पर खेलना है और दूसरी टीम को पहाड़ चढ़ना है। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मैं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक बात पर थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। रिपोर्ट में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी चिंताओं का भी बहुत जोर शोर से जिक्र किया गया है। जी, किया गया है। लेकिन हमें यह भी तो देखना होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम की सुरक्षा और विश्वसनीयता की कई बार पुष्टि की है। ये बात सही है। और सबसे बड़ी बात, अगर सिस्टम पूरी तरह से सत्ताधारी दल के ही हक में है, तो विपक्षी गठबंधन जिसे इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, वो इन्हीं ईवीएम मशीनों के जरिए कई राज्यों में चुनाव कैसे जीत जाता है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का आकलन कुछ ज्यादा ही एक तरफा नहीं लगता? ये काफी वैलिड पॉइंट है और इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। इस विरोधाभास को समझने के लिए रिपोर्ट में दिए गए एक ऐतिहासिक संदर्भ को देखना होगा।
कौन सा संदर्भ? रिपोर्ट 2005 की उस घटना की याद दिलाती है जब अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का वीजा रद्द कर दिया था। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था। लेकिन जब 2014 में वे प्रधानमंत्री बने तो उसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया। तो इससे क्या साबित होता है? और उससे भी हम बात 2014 के आसपास ही भारतीय न्यायपालिका से उन्हें 2002 के मामलों में क्लीन चिट मिल गई क्योंकि कोई पुख्ता कानूनी सबूत नहीं मिले। तो आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं और देश के भीतर की कानूनी वास्तविकता में हमेशा एक टकराव होता है। बिल्कुल, अदालतें सबूतों और कानूनों के आधार पर चलती हैं, जबकि वीडेम जैसी संस्थाएं लोकतांत्रिक चेक्स एंड बैलेंसेस के पूरे इकोसिस्टम को देखती हैं। पूरे सिस्टम का हेल्थ चेकअप करती हैं। हाँ, जब मुख्यधारा की मीडिया का बड़ा हिस्सा एक तरफा गुणगान करने लगे और जांच एजेंसियों की स्वायत्तता पर लगातार सवाल उठें, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष एकाध राज्य जीत रहा है या नहीं। मतलब ओवरऑल संस्थाओं का ढांचा कमजोर हो जाता है। जी, और यही कारण है कि चुनावी निरंकुशता का ठप्पा लगाया गया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने घरेलू अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे की बात की, लेकिन सरकार की एक बड़ी यूएसपी उनकी वैश्विक कूटनीति है। हाँ, विदेश नीति को एक बड़ी सफलता माना जाता है। विदेश दौरों, G20 सम्मेलनों और विश्व गुरु बनने के नैरेटिव पर बहुत जोर दिया जाता है। लेकिन रिपोर्ट इस वैश्विक प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करने के लिए दो बहुत ही अलग तरह के पैमाने सामने रखती है। भारतीय पासपोर्ट की ताकत और ओलंपिक मेडल। हाँ, पासपोर्ट वाली बात तो मुझे समझ आती है, लेकिन ओलंपिक मेडल, सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब क्यों? आप किसी देश की मैक्रो इकोनॉमी या लोकतंत्र को इस बात से कैसे नाप सकते हैं कि कोई एथलीट 100 मीटर की रेस कितनी जल्दी दौड़ता है? क्या ये रिपोर्ट कुछ ज्यादा ही चीजों को आपस में नहीं मिला रही? सतह से देखने पर यह अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के संस्थागत तर्क को समझें तो ये एक बहुत ही सटीक पैमाना है। वो कैसे? रिपोर्ट ये तर्क देती है कि ओलंपिक मेडल सिर्फ किसी एथलीट की व्यक्तिगत प्रतिभा का परिमाण नहीं होते। वे किसी देश के ग्रासरूट लेवल यानी जमीनी स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर की दक्षता को दर्शाते हैं। तो ये सिस्टम की कार्यक्षमता का इंडिकेटर है? बिल्कुल। 1.4 अरब की आबादी वाले देश का ओलंपिक में लगातार खराब प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि निचले स्तर पर संसाधनों का सही आवंटन नहीं हो रहा है। व्यवस्था में भ्रष्टाचार है। हाँ, और योग्यता से ज्यादा भाई भतीजावाद हावी है। भारी भरकम पीआर कैंपेन और विज्ञापनों के बावजूद अगर मेडल नहीं आ रहे हैं तो ये सीधे तौर पर पूरे सिस्टम की अक्षमता का प्रतीक है। फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ओहो, तो मतलब ये सिर्फ खेल की बात नहीं है, ये एक लिटमस टेस्ट है। कैसा लिटमस टेस्ट? ये देखने का कि क्या पैसा और सुविधाएं वास्तव में उस इंसान तक पहुंच रही हैं जिसे उसकी जरूरत है, चाहे वो कोई एथलीट हो या फिर कोई आम नागरिक। एकदम सही पकड़े आप। और जहां तक पासपोर्ट की बात है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय पीआर और वास्तविक कूटनीतिक सफलता के बीच के अंतर को खोलकर रख देता है। मतलब पासपोर्ट की रैंकिंग? हाँ, इतने विदेश दौरों और सम्मेलनों के बावजूद भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट की ताकत में ठहराव या गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया के ज्यादातर देश आज भी भारतीय नागरिकों को बिना वीजा के प्रवेश नहीं देते। ये बताता है कि वैश्विक पटल पर आपकी वास्तविक स्वीकार्यता उतनी नहीं है जितनी घरेलू मीडिया में दिखाई जाती है। ये एक बहुत ही अलग और डरावना नजरिया है चीजों को देखने का, और ये डरावना इसलिए भी है क्योंकि रिपोर्ट इसी संस्थागत ढांचे को लेकर एक बहुत ही गंभीर और लंबा अनुमान लगाती है। 50 साल वाला अनुमान। हाँ, इसमें अर्थशास्त्रियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पिछले 12 सालों में क्रोनी कैपिटलिज्म, भारी कर्ज और संस्थाओं पर नियंत्रण से जो संरचनात्मक क्षति हुई है, यानी जो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है जी, उससे उभरने में और संस्थागत स्वास्थ्य को वापस पटरी पर लाने में भारत को लगभग 50 साल लग सकते हैं। 50 साल? ये तो पूरी की पूरी 2 पीढ़ियां हो गईं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इसके पीछे का आर्थिक और संस्थागत तर्क बहुत ठोस है। वो कैसे? कोई भी नई सरकार आके इसे जल्दी ठीक क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि संरचनात्मक क्षति का मतलब ये नहीं है कि कल कोई नई सरकार आएगी और परसों सब ठीक हो जाएगा। 97 लाख करोड़ के कर्ज को अनुत्पादक संपत्तियों से निकालकर चुकाने में दशकों का समय लगता है। रातों रात कर्ज गायब नहीं होता। सही बात है। और जिन संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां या रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली और स्वायत्तता पर सवाल उठें, उनमें दोबारा जनता और विदेशी निवेशकों का विश्वास बहाल करने में पीढ़ियां लग जाती हैं। भरोसा टूटने में एक पल लगता है पर बनने में सालों। बिल्कुल। जब संपत्ति का वितरण इतना असमान हो जाए कि कुछ मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स के पास सारी पूंजी हो और 80 करोड़ लोग राशन पर निर्भर हों, तो उस खाई को पाटने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें,
तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग समानांतर दुनिया नजर आती हैं। दो अलग अलग नैरेटिव। हाँ, एक तरफ सरकार का वो नैरेटिव है जो विकसित भारत की बात करता है, जहां हर तरफ चमचमाते हाईवेज हैं, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है और हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर हैं। और दूसरी तरफ RMN न्यूज की इस रिपोर्ट का वो कड़वा सच है जो ये दावा करता है कि ये विकास एक छलावा है, एक इल्यूजन है। जी, जो कहता है कि हम कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जहां विदेशी पूंजी पलायन कर रही है, जहां लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है और जहां जमीनी हकीकत में 50 साल की संस्थागत क्षति हो चुकी है। सुनने वालों के लिए एक बार फिर हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य ये तय करना बिल्कुल नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ, हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट में दिए गए उन तथ्यों, अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के तंत्र और उनके बचाव में दिए गए सरकारी तर्कों को आमने सामने रखना था, ताकि लोग इस पूरी स्थिति की जटिलता को बेहतर ढंग से समझ सकें। और इस पूरी रिपोर्ट और आज की हमारी चर्चा के आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। वो क्या? यदि अर्थशास्त्रियों का यह अनुमान वाकई सच है कि इस संस्थागत और आर्थिक ढांचे को सुधारने में 50 साल लगेंगे, तो आज की वो युवा पीढ़ी जो इस वक्त भयंकर बेरोजगारी का सामना कर रही है, वो आधी सदी के इस लंबे रिकवरी पीरियड के दौरान भारत के राजनीतिक भविष्य को किस तरह से नया आकार देगी? क्या वे केवल इस भारी भरकम कर्ज को चुकाने वाली एक मूक पीढ़ी बनकर रह जाएंगे, या फिर इस निराशा के बीच से बदलाव की एक नई लहर पैदा करेंगे? ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी रिपोर्ट के खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए बस इतना ही।